तो उन्होंने कहा कि जो लोग देहात से यहाँ पर कुछ रोजगार के लिए आते हैं, कुछ काम धंधा करने के लिए आते हैं, उनके पास खेती बाड़ी नहीं है, इस प्रकार के हमारे अभिभावक इन परिसर में जो रहते हैं उनके ही बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। बाबा साहब ने, मैं ज़्यादा न बोलते हुए, बाबा साहब ने कहा था कि किसी शिक्षित व्यक्ति के पास अगर शील नहीं है तो उसकी शिक्षा कोई काम का नहीं है। और मराठी में उसका एक स्लोगन भी बाबा साहब ने दिया है कि शब्दाला जर कृतीचे तारण नसेल तर शब्द वांज ठरतात, अशा प्रकारचं ते। तो इसका मुझे लगता है कि इसका श्रेय हमारी शिक्षा प्रणाली को जाता होगा, शिक्षा नीति को जाता होगा। और इसके आगे भी मैं 1 मिनट में यह कहना चाहूँगा कि हमारी उच्च शिक्षा जो है, बहुत सारी डिग्रियां लेकर हमारे छात्र निकल रहे हैं और नौकरियों के कतार में लग रहे हैं, मगर उसमें कोई नैतिक शिक्षा या मूल्यों की या वैज्ञानिक सोच की बात नहीं। मैं यहाँ पर प्रस्तावना के रूप में एक थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हुए हमारे सभी वक्तागण के लिए यहाँ पर समय देना चाहता हूँ। एक 5 मिनट का समय मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। तो भारत की वर्तमान स्थिति और भारत के स्वातंत्र्य के पूर्व की स्थिति, इसका अभ्यास महामानव फुले ने किया था और उन सभी परिस्थितियों का आकलन कर उन्होंने अंग्रेजों के सामने शिक्षा की नीति किस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार का एक मेमोरेंडम भी वहाँ पर दिया था। इतिहास में ज़्यादा न जाते हुए मैं वर्तमान स्थिति की तरफ थोड़ा सा ध्यान अपना आकृष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वर्तमान में हम शिक्षा की स्थिति किस प्रकार से आकलन करते हैं, आज की शिक्षा की स्थिति क्या है। मुझे जहाँ तक ज्ञात है, आज मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूँ और गए 35 सालों से अध्यापन भी कर रहा हूँ, और कई सर्वे हमारे सामने भी यहाँ पर पेश हुए हैं। तो उसमें का थोड़ा सा हवाला देकर मैं यहाँ पर आपके सामने बताना चाहूँगा कि भारत की साक्षरता की जो प्रतिशत है वह 74% है। उसमें भी महिलाओं की प्रतिशत जो है 65 और पुरुषों की 82% के करीब है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि अभिभावक पूरी तरह से शिक्षित नहीं है, वे कहीं ना कहीं कम पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित है, और बाद में इनको ज्ञान ही नहीं है, शिक्षा के बारे में उनका महत्व ही नहीं जानते हैं। तो शिक्षा की स्थिति किस प्रकार से वे जान सकते, यह हमारा प्रश्न है। अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो अभी स्थिति ये है कि हमारे स्कूलों की स्थिति भी बहुत खराब है। 8वीं कक्षा में जो बच्चे 5वीं कक्षा का लड़का लड़की जो है वह कक्षा 2 की सामग्री तक पढ़ नहीं पाता है, अपना नाम भी कहीं लिख नहीं पाता है। और एक सर्वे का यहाँ पर मैं हवाला देकर कहना चाहता हूँ कि 27.7% बच्चे गणित में घटाना नहीं कर सकते हैं। 27% बच्चे 8वीं के बच्चे जो है वह सामग्री 2 की कक्षा की सामग्री भी पूरी तरह से आकलन नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। ये हमारी आज के बच्चों की स्कूल की स्थिति है। यानी कि बाकी के छात्र थोड़ा बहुत लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं,
मगर इन छात्रों की जो स्थिति है बहुत ही शोचनीय स्थिति है। उसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा किस तरफ जा रही है, हम इसके बारे में जागरूक क्यों नहीं है, क्यों नहीं इसमें सुधार आ रहा है, इसमें बदलाव की ज़रूरत किस प्रकार की है। तो ये हमारे सामने एक सवाल है। हम शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक विकसित देश की जो नई पीढ़ी सक्षम नागरिक के रूप में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट हर साल 10 वर्ष से यहाँ पर प्रकाशित हो रही है और उसमें सभी यह रिपोर्ट्स सरकार के सामने बताई जाती है, मगर किसी सरकारों ने, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, किसी ने भी इस पर ध्यान अभी तक पूरी तरह से नहीं दिया है। स्कूल की स्थिति अगर हम देखते हैं तो बहुत ही शोचनीय स्थिति है। हमारे स्कूलों में बैठने के लिए कमरे नहीं है, कमरे है तो छत नहीं है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है भी तो पढ़ा नहीं पाते हैं। उनके पीछे बहुत सारे काम यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। उनके लिए पढ़ाने के लिए सामग्री मुहैया नहीं कराई जाती है, बच्चों के लिए बैठने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती है, पीने की पानी नहीं मिलता है, शौचालय देखा जाए तो उसकी स्थिति बहुत ही शोचनीय है। तो हम किस तरफ का नागरिक बनाना चाहते हैं, हम किस प्रकार से हमारे देश के अगली पीढ़ी को बनाना चाहते हैं, ये हमारे सामने सवाल है। इस विषय के बारे में मैं थोड़ा आगे जाकर थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हम नैतिक शिक्षा की और वैज्ञानिक सोच की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई में भी पूरी तरह से वाकिफ नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी पीछे है। बहुत सारे बच्चे 10वीं कक्षा तक पास नहीं कर पाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक ये कहा जाता है कि अगर 100 बच्चे पहली कक्षा में अपना दाखिला देते हैं तो उसमें से सिर्फ 23% बच्चे ही मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं, यानी कि 77% बच्चे जो लड़कियां हैं वह स्कूल आउट हो जाती है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी मूल्य यानी कि नैतिक मूल्यों की हम बात कर रहे हैं, तो जो स्कूल आउट हो रहे हैं उनके बारे में सोचने का क्या बात हो सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति हमारे स्कूलों की है। तो क्या शिक्षक के बारे में भी बहुत कहा जाता है कि शिक्षक स्कूलों में पढ़ाते नहीं है, गवर्नमेंट की स्कूल अच्छा दर्जा नहीं कर पाती है, तो क्या इसका जिम्मेवार शिक्षकों को मानना चाहिए, क्या प्रशासन को मानना चाहिए या सरकार को मानना चाहिए, ये भी सोचने की बात है। अगर हमारे संविधान में आर्टिकल 21A शिक्षा को मूलभूत अधिकार के बारे में निहित किया गया है संविधान दुरुस्ती में, यानी कि 2009 में RT पारित कर उसमें शिक्षा को मूलभूत अधिकार के रूप में सम्मानित किया गया है। फिर भी हमारे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, इस पर पूरा ध्यान अभी तक नहीं दे रही है। कोठारी आयोग ने 1968 में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि हमारी शिक्षा पर 6% बजट का खर्चा किया जाना जरूरी है, मगर अभी तक किसी सरकारों ने 2.5 से 3% के ऊपर हमारी शिक्षा पर खर्चा नहीं किया है। ये सभी रिपोर्ट अभी तक बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार शिक्षा के बारे में गंभीरता से नहीं देखती है, शिक्षा उनके एजेंडे पर नहीं है, प्रायोरिटी शिक्षा पे नहीं है। ये तो हमारी नीतिगत जो बनाने वाली नीति है उसमें कहीं तो भी खामियां हमें नजर आती है। अभी वर्तमान शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा मूल्यों की शिक्षा के बारे में देखता हूं।
अभी हम रांची में एक स्कूल में गए थे। हमारे सभी यहाँ पर जो आने वाले हमारे लोग हैं, एक हमारे बीआरसी के रिसोर्स पर्सन है, मैं एक स्कूल का मिडिल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, हमारे दो तीन प्राइमरी टीचर हैं। हमको एक ये थी, हमारे मन में उत्सुकता थी कि भाई झारखंड की शिक्षा की क्या स्थिति है, तो जानना चाहते थे। तो हम एक स्कूल में गए थे, मुझे लगता है मोराबादी रोड पर कुछ तो भी है, मिडिल स्कूल है, 300 लड़के लड़कियां वहाँ पर पढ़ते हैं। हमने जानकारी की वहाँ पर कि भाई किस प्रकार के बच्चे अपने स्कूल में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग देहात से यहाँ पर कुछ रोजगार के लिए आते हैं, कुछ काम धंधा करने के लिए आते हैं, उनके पास खेती बाड़ी नहीं है, इस प्रकार के हमारे अभिभावक इन परिसर में जो रहते हैं उनके ही बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। और जो कि सिविल सोसाइटी के बच्चे हैं, कोई बच्चे हमारे स्कूल में नहीं आते। हमने बच्चों से कुछ पाठ भी पढ़ाया, थोड़ा उनसे पूछा। तो यहाँ पर 3 भाषा की ये है सरकार की, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। 2-3 बच्चियों ने संस्कृत की एक प्रार्थना हमारे सामने पेश की, असेंबली चल रही थी, क्योंकि हम 9 बजे उस स्कूल में गए थे। उन्होंने एक 5 मिनट संस्कृत की महाभारत की जो अध्याय है, हमने पूछा कि हमारे तो संस्कृत समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि 15वां अध्याय वहाँ पर बच्चों ने पढ़कर सुनकर बताया था। तो हमने बच्चों से पूछा कि भाई इसका अर्थ क्या होता है। तो एक भी बच्चा बोलने के लिए सामने नहीं आया। जिन्होंने भी संस्कृत भाषा के श्लोक वहाँ पर पढ़े थे, गाए थे, उसमें के एक भी बच्चे ने उसका अर्थ, एक ही श्लोक का अर्थ नहीं बताया। हमने कहा कि भाई जो इनको नहीं आता है तो ठीक है, इसके जो सामने बैठे बच्चे जो है उन्होंने बताना चाहिए, कोई भी बता सकता है। तो जो भी बच्चे असेंबली में शामिल थे, किसी भी बच्चे को उस श्लोक का अर्थ बता नहीं सका। हमारे बीआरसी के जो सदस्य थे उनको बहुत स्कूलों का अनुभव है, तो उन्होंने कुछ प्रश्न भी उनसे पूछे कि भाई किचन में सफ़ेद रंग वाले कौन सी चीज़ें होती है। तो एक लड़की ने कहा कि चावल होता है। अभी आपको भी सोचने की बात है, हमारे किचन में सफ़ेद रंग वाली कौन सी चीज़ें होती है। ये बहुत कठिन सवाल तो है नहीं। तो सिर्फ एक ही वस्तु का नाम उस लड़की ने बताया, बाकी किसी को बताने नहीं आया। ये आज की स्थिति बता रहा हूं मैं, रांची की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा फर्क अन्य राज्यों में भी है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं एक बार ऐसा अधिवेशन में गया था, आगरे में एक स्कूल में गए थे हम, आगरे में यूपी के। एक 2-4 हमारे साथी भी थे। 9:30 का टाइम था, हम 9:45 बजे, मुझे लगता है कि 9, 9:30 बजे गए होंगे। तो वहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं आया था, और आने के बाद भी बहुत देर से उनकी स्कूल शुरू हुई। और स्थिति जो थी विद्यार्थियों की, तो वो तो बताना मैं यहाँ पर उचित नहीं समझता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की कौन से ही राज्य में हम अगर गए, मैं एक बार हमारे महाराष्ट्र की समिति एमपी में अभ्यास दौरे के लिए भेजी गई थी, उसमें मेरा नंबर था। तो हम 6 आदमी स्टडी कमेटी के लिए भोपाल में आए थे। भोपाल के बाद हम SCERT MP के जो कार्यालय था वहाँ पर भी हम गए थे। तो उस सदस्यों को उन लोगों ने, SCERT के लोगों ने हमको 10 स्कूलों को बताया था, और उनसे कुछ बातें भी हमने जाननी चाहिए। तो होशंगाबाद हो या नर्मदापुरम हो या विदिशा हो या भोपाल की कुछ स्कूलें भी हमने देखी थी। इस प्रकार से 10 स्कूलों को हमने मुआयजा वहाँ पर किया था। KGBV का भी स्कूल है, जो कि लड़कियों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए बनाया जाता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त करती है। तो उस स्कूल को भी हम गए थे।
तो किसी भी स्कूल में हमने जो भी सवाल किए थे, बहुत कम छात्रों ने उसके उत्तर दिए थे। तो इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये स्कूलों की स्थिति है तो मोरालिटी यानी कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की बात की शिक्षा की हम बात करने जा रहे हैं। तो ये शिक्षा की जो हमारी बात है, ये कहाँ तक हम सफल कर पाएंगे। और बाबा साहब ने, मैं ज़्यादा न बोलते हुए, बाबा साहब ने कहा था कि किसी शिक्षित व्यक्ति के पास अगर शील नहीं है तो उसकी शिक्षा कोई काम का नहीं है। और मराठी में उसका एक स्लोगन भी बाबा साहब ने दिया है कि शब्दाला जर कृतीचे तारण नसेल तर शब्द वांज ठरतात, अशा प्रकारचं ते स्लोगन है। यानी कि हिंदी में उसे कहा जा सकता है कि किसी शब्द को अगर कृति के ऊपर नहीं ढाला जा सकता तो वह शब्द बांझ बन जाते हैं। यानी कि मूल्यों की शिक्षा के बारे में मैं यह एक वाक्य यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो इस प्रकार की हमारी नैतिक मूल्यों की शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की शिक्षा, यह स्थिति अभी हमारे सामने है। तो इसका श्रेय किसको जाता है, ये अभी मेरा सवाल यहाँ पर है। तो इसका मुझे लगता है कि इसका श्रेय हमारी शिक्षा प्रणाली को जाता होगा, शिक्षा नीति को जाता होगा। और इसके आगे भी मैं 1 मिनट में यह कहना चाहूँगा कि हमारी उच्च शिक्षा जो है, बहुत सारी डिग्रियां लेकर हमारे छात्र निकल रहे हैं और नौकरियों के कतार में लग रहे हैं, मगर उसमें कोई नैतिक शिक्षा या मूल्यों की या वैज्ञानिक सोच की बात नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ मैं अपने शब्द समाप्त करके हमारे आगे जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे मिश्रीलाल जी से अनुरोध करूँगा। इसी शब्दों के साथ मेरी यहाँ पर प्रस्तावना जो है मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।